जब सारी दुनिया को अंधकार ने घेर रखा था, एक देश ऐसा था दुनिया में जिसका सूर्य कीर्तिमान था, और वो देश भारत था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण तोमर, AGIS में आपका स्वागत है। जब 16वीं शताब्दी के आसपास भारत की GDP अकॉर्डिंग टू शशि थरूर जी दुनिया की टोटल GDP का 23% के आसपास थी, उस वक्त जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका भारत में आगमन होता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कह सकते हैं ब्रिटेन यहाँ से वापस जाता है, तो भारत की जो GDP थी वो मात्र 2% के आसपास थी। और शुक्र मनाना चाहिए हमें परमात्मा का कि उनसे लड़के आज़ादी छीन के हमने उनको वापस भेज दिया, वरना शायद उतनी भी GDP हमारी वो भी हालत बचती नहीं। बात करें अगर थोड़े से इतिहास की, 5वीं 6वीं शताब्दी में जब यूरोप वॉज अंडर द क्लचेज ऑफ डार्क एजेस, अंधविश्वास, लोगों को मारना ब्लैक मैजिक के नाम पे, तब भारत ग्रो कर रहा था इकोनॉमी के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, इनोवेशंस। और 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते भारत की GDP का वर्चस्व था, हेजेमनी थी वर्ल्ड वाइड। और इसी से अट्रैक्ट होके यूरोपियंस स्टार्टेड टू कम इन इंडिया इन द नेम ऑफ बिजनेस। आते तो बिजनेस करने हैं, लेकिन मकसद कुछ और था। दे वांटेड टू एनस्लेव और कॉलोनाइज इंडिया। इसके लिए हमें एक बात और जाननी पड़ेगी कि ऐसा हुआ क्यों। फ्यूडलिज्म का नाम आपने सुना होगा, सामंतवाद, जिसमें राजा के नीचे कई तरह के अधिकारी होते थे। राजा अपनी मर्जी से उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो किसान होते थे उनको सिर्फ मजदूरी मिलती थी, उनका लैंड पे कोई अधिकार नहीं होता था। जब यूरोप में ये सब चल रहा था तो भारत अपने पीक की तरफ जा रहा था, और यहाँ की जो मार्केट थी, यहाँ के जो इनोवेशंस थे, उसने अट्रैक्ट किया यूरोपियंस को। दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया स्टार्टिंग विद वास्को डी गामा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। और मात्र 12 साल बाद ही गोवा में एक बैटल होता है इन विच द पोर्तुगीज वॉन। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आज कोई कंपनी MNC फॉर एग्जांपल इंडिया में आए और वो इंडिया में आके एक वॉर लड़े, एक बैटल लड़े और इंडिया के किसी एक पार्ट पे कब्जा कर ले, तो क्या उसका मकसद सही मायने में इंडिया में बिजनेस करना है? जी नहीं, वो आए ही इस मकसद से हैं कि भारत पे कब्जा कर सकें। तो यही हुआ, जब पोर्तुगीज ने यहाँ पे रह के बिजनेस को बढ़ावा दिया और वहाँ ले जाकर चीज़ों को महंगे दामों पे बेचा, तो इससे बाकी यूरोपियन कंपनीज ने आना शुरू किया ताकि वो भी इसमें मुनाफा कमा सकें। और वो 16वीं शताब्दी के आसपास, उसके अंत की तरफ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो उसको मोनोपोली दे दी गई कि ईस्ट की तरफ जितना भी व्यापार होगा ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ एक कंपनी करेगी। लेकिन एक बात और हमें जाननी चाहिए कि उस दौरान यूरोप में कैपिटलिज्म का बोलबाला हो चुका था, पूंजीवाद, नए नए इनोवेशंस हो रहे थे, नई नई तकनीक खोजी जा रही थी। तकनीक की वजह से क्या हुआ, जो हाथों से चीजें बनाई जा रही थी उनकी संख्या बहुत लिमिटेड होती थी, जो प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत धीरे धीरे बनते थे। और जब तकनीक आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशंस हो गई, तो बिजनेस ने बूम करना शुरू किया। और 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक अगर हम इतिहास को समझे थोड़ा सा यूरोप के, तो जनसंख्या भी ठीक ठाक बढ़ चुकी थी। तो मशीन्स को इनोवेशन करने के अलावा मशीन्स को चलाने के लिए जो लेबर चाहिए यूरोप में ठीक ठाक बन चुकी थी। तो इससे हुआ क्या, बहुत सारे बिजनेसमैन पैदा हुए यूरोप में, और इंडिया में जो बिजनेस कमाया जा रहा था उससे उनमें जलन पैदा हुई कि क्यों सिर्फ ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ से जाते थे और बड़े रिच, बड़े अमीर होके जाते थे, क्यों सिर्फ इनको एक अधिकार दे दिया गया है भारत से मुनाफा कमाने का? क्यों ब्रिटेन के बाकी लोग इस काम में पार्टिसिपेट करके मुनाफा नहीं कमा सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते? और यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो ब्रिटेन के और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेट करें, अभी कुछ टाइम पहले US में इलेक्शंस हुए थे दोस्तों। इलेक्शन प्रेसिडेंट के तौर पे लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पीछे कोई और खड़ा था, हाथ किसी और का था, और उस आदमी का नाम था एलन मस्क। क्योंकि कैपिटल कैंपेन को फंड करने का जो बड़ा काम किया था वो किया था एलन मस्क ने। अर्थ से ही सारे अर्थ निकलते हैं, जिसके हाथ में इकोनॉमी होगी वही सारे समाज को चलाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उसने अपनी मर्जी से खरीदना शुरू किया पार्लियामेंट के मेंबर्स को, ताकि नियम कानून लॉ उनके हिसाब से बन सकें। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इतिहास गवाह है, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही पड़ता है। देयर इज़ ऑलवेज सम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो दिखे या ना दिखे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम पे गई, खूब मुनाफा कमाया, और 1772 के आसपास जब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद अकाल और बाकी समस्याओं से ग्रसित होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना कमिटमेंट ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ पूरा नहीं कर पाई। और वो कमिटमेंट था कि हर साल लोन के एवज में तकरीबन
40,000 पॉन्ड्स वो ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कमा के देगी, लेकिन रेवेन्यू तो गिर चुका था, टैक्स कलेक्शन कम हो चुका था, और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी और बाकी लोग थे वो बस एक मौका ढूंढ रही है कि किसी भी तरह से कोई लूप होल मिले, कोई कमी मिले, कोई कमजोरी मिले, ताकि शिकंजा कसा जा सके ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ताकि जो बाकी लोग हैं इनकी मोनोपोली ख़त्म करके उनको भी बिजनेस करने का हम मौका दे सकें। और वही हुआ। इस मौका मिलने के बाद 1773 में जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था वो एक लॉ लेके आता है इस नाम पे कि अब कंपनी से जो व्यापार है वो संभल नहीं रहा है, कंपनी में करप्शन बहुत हो गया है और ये घाटे में जा रही है। आप सोच के देखिए, अगर आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो और वो अंडा देना बंद कर दे, ये कह दे कि हम बीमार हैं, आप अब बस हमें खिलाइए, हम आपको बदले में कुछ नहीं देंगे। देयर इज़ नो फ्री लंच इन लाइफ दोस्तों, कीमत चुकानी ही पड़ती है। और वही हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक लॉ लेके आती है और उसको नाम देती है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेट करना किसको था, करना क्यों था? रेगुलेट करना था काम करने का तरीका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का, क्योंकि कंपनी तो घाटे में जा रही थी, लेकिन उसके जो अधिकारी भारत से ब्रिटेन में जा रहे थे वो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। लॉर्ड क्लाइव जब यहाँ से गए तो लोगों की आंखें फटी रह गई थी कि इतना अमीर आदमी कैसे हो गया ये तो एक सिंपल सा सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि अब से कंपनी में जो भी काम होगा वो सिर्फ सरकार के लिए होगा, प्राइवेट बिजनेस नहीं होगा। अब ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा, वो कंपनी का बिजनेस कम करके और अपना बिजनेस बढ़ा के। आप सोच के देखिए, अगर भारत की कोई संस्था है या कोई और एमएनसी है, वो कंपनी तो घाटे में जाती रही। फॉर एग्जांपल एडटेक कंपनीज, वो तो घाटे में जाती रहती हैं, लेकिन उनके जो सीईओज हैं आपने देखा होगा वो दिन ब दिन अमीर होते जाते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी। तो लगाम लगानी तो जरूरी थी। तो जो प्राइवेट बिजनेस था उसको ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बंद कर दिया, रोक लगा दी। अब बिजनेस होना था सिर्फ सरकार के लिए। इसके अलावा और क्या किया गया, भारत में जो कानून व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि लोगों में आपस में झगड़े होते रहते थे, उनको ठीक करने के लिए क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई कि अब से जितने भी लोग होंगे, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, उन पे भी अगर फैसला देना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही देगी। और क्या किया गया, अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग लोगों को काम करने का जिम्मा सौंपा गया था। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में गवर्नर जो थे उनके हाथ में काम था, मद्रास और बॉम्बे का काम किसी और को सौंपा गया था। इस एक्ट के दौरान क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इससे क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे के जो अधिकारी थे उनको भी सबॉर्डिनेट कर दिया गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी मोनोपोली उसी की चलेगी। एक काउंसिल बना दी गई ताकि वो अपनी मनमानी ना करे। आप सोच के देखिए, आप अगर सारी सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में सौंप दें तो अपनी मनमानी करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट ह्यूमन बाय नेचर इज करप्ट। तो काबू रखना जरूरी है। तो एक काउंसिल बना दी गई 4 लोगों की कि अब जो फैसले होंगे इन 4 लोगों की सहमति से होंगे। और एक बात का और ध्यान रखा गया कि जो गवर्नर जनरल हैं, जो उसके हेड हैं, वो वीटो पावर का यूज ना करें, तो उनको वीटो नहीं दी गई। तो इस तरह से कोशिश की गई, पहली बार एक एक्ट लेके आया गया और काबू करने की कोशिश की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडिया में बड़ी पावरफुल एक कंपनी है, अडानी की कंपनीज बड़ी पावरफुल है, टेस्ला बड़ी पावरफुल है यूरोप में, मेटा कंपनी जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, वो बड़ी पावरफुल है, आपको क्या लगता है एक कानून लाके क्या आप उसको काबू में कर लेंगे? शायद नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।